नमस्कार दोस्तों, स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी में। हमारे साथ मौजूद हैं एक सोशल एक्टिविस्ट जो कि बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। अभी अभी लॉकडाउन से ही उन्होंने लिखना शुरू किया है, लेकिन भीतर जितना कुछ गुबार था, जितना कुछ संवेदनाएं थी पहाड़ के प्रति, वो सब इन कविताओं में नजर आती हैं। तो लगता है कि बहुत पुराने समय से लिखती रही होंगी, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं उनकी हैं। पुष्पा आरटीआई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पा पांडे उनका नाम है, लेकिन उन्होंने तमाम सारी दिल्ली की महिलाओं को, झुग्गियों की महिलाओं को आरटीआई दाखिल करना सिखाया अपने अधिकारों के लिए, राशन कार्ड के लिए, तमाम सारे मसलों के लिए। तो उनका नाम ही पुष्पा आरटीआई पड़ गया है। तो बहुत संघर्षशील महिला हैं। इस वक्त पहाड़ से वो लौट रही हैं। पहाड़ में भी उन्होंने अपना कुछ काम शुरू किया है, महिलाओं को एकजुट करने का, उनके समूह बनाने का। तो आज हम देखते हैं कि एक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, सोशल एक्टिविस्ट होता है, वो उसकी कविताएं, अगर वो एक बढ़िया उम्दा अगर कवि भी है, तो उसकी कविताएं किस तरह से असर छोड़ती हैं और कितनी गहराई तक, तह तक जाती हैं, उसकी वानगी आज हम देखेंगे। तो पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सभी श्रोताओं का नमस्कार। इस कार्यक्रम में कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा कविता के बारे में पहले थोड़ा बता देती हूँ कि जिस तरीके से पहाड़ के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं कि पहाड़ बहुत खूबसूरत है, और इसके अलावा इसके पर्यटन के बारे में, खान पान और संस्कृति के बारे में बताया जाता है। तो असल में पहाड़ का जो जीवन है वो बहुत ही जटिल है, उसके बारे में अक्सर बात सुनाई नहीं देती है। इसलिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, असल पहाड़ की बात। तो मैं आपको ये सुनाने की कोशिश करती हूँ। असल पहाड़ की बात। अक्सर पहाड़ की सुंदरता, पहाड़ का पर्यटन, हवा, पानी, खान पान का स्वाद, तीज त्योहार, कौतिकों का आह्लाद, चाचरी, झोड़ा, संस्कृति की मोहक नाद कोसों दूर बैठे भ्रमणशील लोगों को खींच लाती है अपने पास। क्या बात है। यही है सत्ता नायकों के पास पहाड़ की सियासत का बखान, हालांकि उसने यह सब कभी किया ही नहीं। यह तो युगों से पूर्वजों की रही है सौगात। पहाड़ जो यथार्थ पहाड़ है, अक्सर उसकी अनकही अनसुनी रह जाती है, छूट जाती है असल पहाड़ की बात। पहाड़ के बच्चे अक्सर रहते हैं घर पर अकेले, जब चली जाती है माँ दादी जंगल या खेत में। वे अपनी बहती नाक का नमकीनपन लिए, अपने मल में सने हुए मक्खियों की भिनभिनाहट के साथ अकेले रह जाते हैं। पहाड़ की नैसर्गिक सौंदर्य में कहीं खो जाता है बच्चों का एकाकीपन, मक्खियों की भिनभिनाहट, और भूल जाते हैं मल में सने हुए बच्चों की बात, असल पहाड़ की बात। पहाड़ी ग्राम की किसी धार में बने स्कूल में भी अक्सर अकेले रहते हैं बच्चे। वे पढ़ लेते हैं स्वयं ही स्कूल की पढ़ाई एक साथ, पहली से 5वीं कक्षा तक की 10 से 15 बच्चे साथ साथ, अ से अनार से किसी कविता की पंक्ति में रट्टू तोते की तरह अटके रहते हैं बच्चे। किसी ठहरे पोखर के जल के समान धीरे धीरे घट जाती है बच्चों की संख्या, निरंतर घट रही है स्कूलों की संख्या। शिक्षा साक्षरता की सियासत में अक्सर छूट जाती है पहाड़ी स्कूली शिक्षा की बात, असल पहाड़ की बात। 21वीं सदी के भारत में शहर से दूर छिटके पहाड़ के गांव पिछले 70 वर्षों से मांग रहे हैं दवाखाना, जहां हो सके इलाज इंसानी रोगों का। पर इतने वर्षों में हम बिन इलाज गवाते रहे अपनी जानें, बने रहे जस के तस। बसता रहा विकास का भौपू, चुनाव के दौर में उछलते रहे स्वास्थ्य के मुद्दे, किंतु नहीं बना कोई भी दवाखाना। तब बेबस ग्रामीण स्वयं ही खोज लेते उपचार की तरकीब, झाड़ फूक और विभूति का लेप, जो दे जाता आत्मा को शांति। जिए तो भी मरे तो भी। चटपटे पहाड़ी व्यंजनों के स्वाद में नमक सा खो जाता कहीं स्वास्थ्य का मुद्दा, अक्सर छूट जाता है असल पहाड़ का स्वास्थ्य की बात, पहाड़ असल पहाड़ की बात। हम भूल जाते हैं बेरोजगार युवकों की बात, हम भूल जाते हैं अक्सर बेरोजगार युवाओं की बात। रोजगार की तलाश में से भटकता पहाड़ का युवा पहाड़ सा धसक रहा है प्रतिदिन नीचे को। वह पहाड़ी नदी सा ईमानदार पवित्र पहाड़ों से बहकर अनमना सा शहर की गर्द में कहीं गुमा सा
चेला बेटा दद्दा भूली के रिश्तों को भूला सा शहर में कुकुरमुत्ते की तरह जमा हुआ 2 जून की रोटी के लिए फंसा सा हर होटल रेस्टोरेंट ढाबे पर दिखाई देता है। नगरी सभ्यता में उसे कई नामों से जाना जाता है। पहाड़ी युवा क्या बात है। परिचायक, बैरा, रसोइया, ड्राइवर, मुलाजिम, खादिम, थोती सारहीन पहाड़ी सत्ता गाल बजाती भूल जाती है पहाड़ी युवकों की असल बात। क्या बात है। थोथी सारहीन पहाड़ी सत्ता गाल बजाती भूल जाती है पहाड़ी युवाओं की असल बात, असल पहाड़ की बात। क्या बात है। पहाड़ की असल बात दोहराते हैं पहाड़ के जनशून्य ग्राम। आज पहाड़ बिल्कुल एकदम खाली हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जनशून्य ग्राम। हाँ, पहाड़ की असल बात दोहराते हैं पहाड़ के जनशून्य ग्राम। 70 वर्ष की सत्ता के इतिहास को देखा है, परिचित हैं हम भली भांति सत्ता को बनते और गिरते देखा है नायकों का छल कपट और ठगी करते। जिसने हमारी जड़ों को खोखला कर सुखा दिया है, सुखा दी हैं नदियाँ जो सींचती थी घर आंगन में प्रेम। तोड़ दिए गए वो पुल जो जोड़ते थे मानवीय सभ्यता को, जो जोड़ते थे तुमको मुझको सबको। पहाड़ पर हंटरों से हाँका गया विकास, जो खदेड़ ले गया अपने साथ हमारी धरोहरें विरासतें। सत्ता के खोखले सारहीन विकास में कहीं खो गई है असल पहाड़ की बात, असल पहाड़ की बात। बहुत उम्दा। मुझे लगता है इस कविता के जरिए आपने पूरे पहाड़ की तहों तक जाने का काम किया है कि विकास के नाम पर क्या क्या चीज़ें छीनी गई, क्या क्या हुआ। बहुत उम्दा कविता है। और स्त्री रचना के रंग हलो हल्द्वानी के संग कार्यक्रम दोस्तों आप सुन रहे हैं। पुष्पा आरटीआई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दिल्ली में रहती हैं लेकिन पहाड़ में भी काम कर रही हैं और उनकी कविताएं हम सुन रहे हैं। अगली कविता मुझे लगता है कि पहाड़ की औरत। पहाड़ की औरत, जी बिल्कुल। पहाड़ की औरत, वह क्या और कब खाती है, इतनी शक्ति कहाँ से जुटाती है कोई नहीं जानता। वह भूख प्यास से रहित शक्ति रूपा प्रातः कमल दल में अद्भुत ब्रह्म कमल सी खिल जाती है हर रोज। पहाड़ की औरत, उसकी भूख हमेशा जिम्मेदारियों में दिखाई देती है, खाने पीने में नहीं, जिम्मेदारियों में ज़्यादा दिखाई देती है। इसलिए कह रहे हैं उसकी भूख हमेशा जिम्मेदारियों में दिखाई देती है। बस दिशा खुलते ही घर से निकल जाती है, अपने पल्लू के किनारे बांध लेती है अपने हिस्से के कुछ मुट्ठी भुने हुए चावल के दाने, जिसे वह अपने सखियों के संग बांट कर खाती है। पहाड़ की औरत, देवी स्वरूप श्रृंगार। पहाड़ की औरत का जो श्रृंगार है उसके बारे में थोड़ा सा लिख रही थी। माथे पर दमकती बिंदिया, काले केसों के बीच लाल सिंदूर, हाथ में रस्सी और दरात जैसे अस्त्र त्रिशूल। जैसे देवी माँ के होता है ना, उसी तरीके से, हाँ उसी तरीके से। शांति क्रांति का मर्दन कर नंगे पांव निकल पड़ती है विवाहियों भरे पैरों से, कंकरों पत्थरों को रौदते तुषार पाले में जमी सफ़ेद चादर पर पग चिन्हों के निशान बनाते चल पड़ती है पहाड़ की औरत। खेत खलियानों को पोसती है अपने बच्चे की तरह, अगणित पहाड़ों और जंगलों से मिलती है नवयौवना प्रेमी की तरह, असंख्य पेड़ पौधों को करती है आलिंगन, घास के तृण से भर लेती है मुट्ठी, किसी पहाड़ की धार में बैठकर सखियों के संग खिलखिलाती है, प्रीतम की याद में प्रेम गीत गाती है। पहाड़ की औरत, घर में बंधे गाय बछड़े बाट जोते हैं उसकी, उसी की बाट जोते हैं। मतलब आदमी तो उनको खाना वाना देते नहीं है, हाँ इसलिए। और कहीं दूर से ना वो पहचान भी जाते हैं, जैसे हाँ घास की सरसराहट से हाँ, पहचान जाती है कि मेरी गुसाई आ गई बिल्कुल है, बिल्कुल तो रंभाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। घर में बंधे गाय बछड़े बाट जोते हैं उसकी, वह ईश्वरी रूप में उनका भरण पोषण करती है। जंगल में चराने ले जाती है, साँझ को वापस लाती है। दुधारू पशु उसके स्पर्श को भी जानते हैं, उसके स्नेह के बदले में उसके स्तनों से गौरस पीयूष की धारा बरसने लगती है। तब उसकी पीठ पर वह स्नेह से हाथ थपथपाती है पहाड़ की औरत। दोनों का भी मतलब रिश्ता बहुत जबरदस्त है, पशुओं का और उसकी औरत का। अपने अपरिमित काजों की सूची भी उसकी अनंत रहती है। वह पहाड़ पर अवतरी सी अदृश्य शक्ति के संग वह दिशा खुलते ही जुट जाती है अपने काजों में, जुटी रहती है बिछोने में जाने तक, मतलब बिस्तर में जाने तक जुटी ही रहती है। पूरे दिन तय करती है वह एक लंबी जटिल यात्रा। पहाड़ की औरत पूरे दिन का जो उसका कार्य का वो होता है, वो एक लंबी जटिल यात्रा। बिछोने में भी वो स्वप्न बुनती है,
ऐसे कैसे स्वप्न बुनती है उसके बारे में। बिछोने में भी वह स्वप्न बुनती है, प्रातः काल के कार्यों की सूची, क्या क्या करना है उसे सुबह। अंत में परदेसी प्रेम पति को याद करते करते पलकों को झपक लेती है। निंद्रा के आगोश में सो जाती है क्योंकि उसे सुबह उठना होता है, क्योंकि उसे सुबह उठना है। सूर्य के ताम्र लालिमा लिए इसी गर्माहट को परोसेगी फिर से अपने जनों के साथ पहाड़ की औरत। बहुत उम्दा आपने परिचय दिया है पहाड़ी औरत का। मैं चाहती हूँ कि अगली कविता आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं। पहाड़ की औरतें बेसिकली सारे काम करती है, तो इसलिए पहाड़ की औरत पर ज़्यादा फोकसली वर्क लिखने की कोशिश करी। तो इसमें जो पहाड़ में औरतें जो घास काटती हैं, जिसे घसियारी कहा जाता है, उस पर लिखने की कोशिश की है। घसियारी तुम्हारे प्रशिक्षण के सबूत, तुम्हारे सदे हुए हाथ। क्या बात है। घसियारी तुम्हारे प्रशिक्षण के सबूत, तुम्हारे सधे हुए हाथ। अनाज के खेत में उपजे घास को तिनका तिनका बटोरते, अन्न की पौध को पहचानते बचाते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। घास काटने का यह कौशल, अद्वितीय कारीगरी, दोनों हाथों में तालमेल, सामंजस्य बिठाने का असाधारण शिल्प पहाड़ की घसियारी तुम ही जानती हो। वाह वाह, बहुत सुंदर। घसियारी हो, तुम्हारा यह अद्भुत शिल्प अतुलनीय अमूल्य है। तुम्हारी इस कारीगरी के लिए तुम्हें कभी कोई तमगा नहीं मिलता। तमगा मीन्स मेडल। हाँ, इसका कोई मेहनताना भी नहीं मिलता, कभी कोई सराहना भी नहीं मिलती। तुम स्वेच्छा से, समर्पण भाव से गर्मी सर्दी चौमासे में लगातार अपने हुनर की जादूगरी बिखेरती रही, बेजुबान पशुओं का भरण पोषण करती रही। तुम्हारी दराती का पैनापन चित्रकार के पेंसिल के नुकीलेपन से कम नहीं होता। यहाँ पे जो उसकी दरात है, जो चित्रकारी कर रही है, वो कैनवस पे उतरती है, पर वो किस तरीके से हमारे जीवन में उतरती है उसके बारे में लिखने की कोशिश की है। तुम्हारी दरात का पैनापन चित्रकार के पेंसिल के नुकीलेपन से कम नहीं होता, जो धीरे धीरे कैनवस पर उतरती संरचना की तरह पहाड़ पर उगी घास पर भी उतरती दिखाई देती। तुम्हारे इस हुनर में लगे परिश्रम से बहते पसीने का नमक, तुम्हारे इस हुनर में लगे परिश्रम से बहते पसीने का नमक घास के स्वाद को बढ़ा देता है, जो गाय भैंस के थनों से दूध की धार में परिवर्तित होकर जन जन के रगों में खून बनकर शक्तिपात प्रदान करता है। ये इस तरह की मतलब संरचना आप करते हैं। घसियारी, तुम्हारे इस कौशल पर, दिव्य शिल्प पर नतमस्तक मेरी कलम शब्द खोजती, किंतु निशब्द सी कुछ खोज नहीं पाती। तुम्हारे इस हुनर को नमन। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो घसियारी कविता काफ़ी एक प्रतिनिधि कविता की तरह आपने ये कविता लिखी है, बहुत ही बेहतरीन कविता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता को ये कविताएं पसंद आ रही होंगी और हम अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। चीड़, जो पहाड़ में खास पेड़ है, मतलब इसके जंगल विशाल पहाड़ों पर जिस तरह से पहाड़ चीड़ है, तो वो उसका जो सरसराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उसको महसूस किया, चीड़ क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में वो कितना मानववादी है उसके बारे में लिखने की कोशिश की है। मैं चीड़ हूँ, पर्वत श्रृंखलाओं में सदियों से सरसराता, सघन वनों में मदमस्त संगीत बजाता। क्या बात है। चातुर्मास के कोहरे में अध ढकी मेरी जड़ें, अति उन्नत मेरी चोटियां जो छू लेती हैं मेघ के टुकड़े। इतना ऊंचा होता है, ऐसा लगता है कि बादल के टुकड़ों को छू रहा है। हाँ, मुझ पर होते दस्यु मीन्स तस्कर जो होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझ पर होते दस्यु के अति तीक्ष्ण कुठारा घातों से मैं अपने अस्तित्व के लिए समर करता हूँ। युगों का अपने चिर यौवन का इतिहास लिए पहाड़ पर निडर निर्भीक खड़ा मैं चीड़ हूँ। स्वच्छंद विचरता मैं चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। मेरी शाखाएं कभी स्वयं टूटती, कभी प्रबलता से तोड़ दी जाती। मैं तुम्हारी अंधेरी रातों में मसाल बनकर जलता, तुम्हारे निवास के द्वार झरोखों व छतों को आच्छादित करता। मैं तुम्हारे मोद प्रमोद संग सदा शामिल हो मुस्कुराता। जटिलता में सरल होता चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। शानदार, बहुत शानदार। कैसे मतलब बिना छिलकों के आपने रोशनी की बात की। हाँ, तो मुझे लगता है कि रोशनी का एक बड़ा माध्यम जो मशाल जो जलाते हैं छिलकों की। हाँ, छिलुक जैसे पहाड़ में बोलो, छिलुक जैसे कहते हैं। बाकी घर दरवाजे छत जो दादर, हाँ सब कुछ है वो चीड़ का। हाँ हाँ, मेरे तृण पत्रों का स्वतः ही गिर जाना,
कोई साधारण घटना नहीं है। चीड़ ये कह रहा है कि मैं इसे गिराता नहीं हूँ, ये घटना मतलब बहुत असाधारण है। मेरे तृण पत्रों का स्वतः ही गिर जाना कोई साधारण घटना नहीं। मैं जानता हूँ घर में पले गाय भैंस बकरियों का बिछोना, कृषि के लिए खाद में समाहित होना, अन्न को उगाना और पकाना, मैं तुम्हारे सभी कृत्यों में उल्लास से सम्मिलित होता, सदा समर्पण करता। मैं पूर्ण समर्पित चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। क्या बात है। तुम जब पहाड़ों के बीच से गुजरती किसी सड़क से गुजरते हो, वह मेरे असंख्य सहचरों बाज बुरुस देवदार के बलिदान से निकलती है। क्या बात है। चीड़ को अपने साथ साथ अपने सहचरों की भी वो है, तो चिंता है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। चिंता है। और वो सच में उन सड़क सड़कों जो की बात हाँ कर रहा है हाँ जिसकी वजह से ये जहाँ सब से जुड़ देव गए। हाँ तुम जब पहाड़ के बीच से गुजरती किसी सड़क से गुजरते हो, वह मेरे असंख्य सहचरों बाज बुरुस देवदार के बलिदान से निकलती है। बावजूद इसके मैं अपनी सरसराहट से मनोरंजित करता रहा। मैं तुम्हारे कुठाराघात से भयभीत हुए बिना गगन स्पर्शी होता हुआ बेबाक खड़ा रहा। क्या बात है। मैं बेबाक खड़ा चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। तुम्हारे अस्तित्व की ढाल बन मैं हमेशा तटस्थ खड़ा रहा। मेरे योगदान समर्पण के बाद भी तुम बह निकले नगरों में। मैं इतना कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, फिर भी तुम मतलब गांव से पलायन करके शहर की तरफ निकल गए। ये बात इसमें कहने की कोशिश की है। तुम बह निकले नगरों में, अपने कर्तव्यों के विमुख अंचल से दूर परदेसी हो गए। मैं तपता झुलसता दवाग्नि में निखर कर और हिम्मती हो गया। तुम भले ही शहर चले गए, लेकिन मैं और हिम्मत वाला हो गया हूँ। तो मैं साहसी चीड़ हूँ, हाँ मैं साहसी चीड़ हूँ। मैं अपने योगदान के साथ सदा मानववादी ही रहा। बावजूद इसके अपने मेरी देह पर असंख्य जख्म दिए। मैं अपने योगदान के साथ सदा मानववादी ही रहा। बावजूद इसके तुमने मेरी देह पर असंख्य जख्म दिए। मेरे जख्मों से बहता लीसा, जो मतलब मेरे को जख्म दिए उसमें जो बहता हुआ लीसा भी तुम्हारे पोषण का साधन रहा है। क्या बात है। तुम्हारे पोषण का साधन रहा। और मेरे अंतहीन जटिल संघर्ष से क्या तुम कुछ सीख सकते हो? मैं संघर्षमयी चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चीड़ पर मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत कविता आपने लिखी है जो संपूर्णता में मतलब सब चीज को समेटती है। और मुझे लगता है कि अब काफी वक्त हो चला है, आपको दिल्ली पहुंचना है। और वैसे तो आप वक्त बेवक्त का ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी आप चल पड़ती हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप वक्त पे दिल्ली पहुंचे। तो अपने श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि वो बाकी कविताएं अगले एपिसोड में सुन पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ रूबरू होने के लिए, उन तक इतनी बेहतरीन कविताएं पहुंचाने के लिए। आप सबका भी धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, ये मेरे लिए मेरा भी सौभाग्य है। जी, तो दोस्तों, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो, ये कविताएं पसंद आई हो, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।